बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। मौजूदा वक्त में देश की जनता किस दौर से गुजर रही है यह किसी से छिपा नहीं है। जेब खाली, हाथ खाली, अब तो खाने की थाली भी खाली होती दिख रही है। रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर सब्जियों के दाम सब आम आदमी की पहुंच से दूर होते दिखाई दे रहे हैं। यानी जैसे तैसे कोरोना से बचे तो अब महंगाई मार डालेगी। लेकिन एक सवाल है, किसान से आलू खरीदा जाए 6 रुपये प्रति किलो और मंडी में बिके 60 रुपए प्रति किलो, ये क्या गोलमाल है? ये जानने की कोशिश आज हम करेंगे चर्चा के जरिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ऑनलाइन टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़े, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। पहले महामारी की मार, फिर संकट में आया रोजगार, जिंदगी की गाड़ी ले रही झटके, कोरोना से बचे तो अब महंगाई में अटके। हम लोग खैर अभी तो सब्जी खरीदने निकले हैं, तो महंगाई तो खैर बहुत बढ़ चुकी है और हम स्टूडेंट हैं तो हम इस चीज़ को ज़्यादा फेस करते हैं। शिमला आपका 160 रुपये किलो है, पत्ता गोभी 80 रुपये किलो है, खीरा 40 रुपये किलो है। मैंने तो टमाटर लिया अभी वो, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा ही हाई हो गए हैं। मैंने बस एक ही पाव लिया है, डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा ही आ गए हैं अभी इस टाइम। कोरोना से मिले जख्मों की कराहटें अभी कम भी नहीं हो पाई थी कि महंगाई ने फिर से उन जख्मों को कुरेदना शुरू कर दिया। आसमान छूती कीमतों तले दबा आम आदमी अब 2 जून की सब्जी के लिए भी अपनी जेबों की तलाशी ले रहा है। तो महंगाई में आदमी, गरीब आदमी ले नहीं पाता। मजदूर 200 रुपये मजदूरी करता, 1 किलो प्याज लेने में तो उसको परेशानी आ जाती है। और ये किसानों की जो तुरई वगैरह है ये सब महंगा है। और महंगाई, अब आलू है, आलू 1 किलो की आवश्यकता है घर में। नवरात्र थे, नवरात्र में लोगों ने आलू तक नहीं खा पाया। 20 रुपये में था वो 60 रुपये में बिक रहा है। मतलब हर चीज पे सर जी रेट बढ़े। कई महीनों तक कोरोना की जंजीर में जकड़े कदमों ने काम धंधे और कारोबार की रफ्तार को भी रोके रखा, तो हर किसी की जमा पूंजी भी रोजमर्रा की जरूरतों में जाती रही। अब जब जिंदगी पटरी पर आ रही है तो सुरसा जैसी महंगाई रास्ते में आ खड़ी हुई है। सारी सब्जी महंगी है। 80 रुपए किलो के बीच में प्याज चल रहा है। अब इतना ज्यादा महंगाई बढ़ गई है कि हम लोग खा ही पी नहीं पा रहे हैं। नजर जमाइए और महंगाई का तांडव देखिए। नया आलू 60 रुपए किलो बिक रहा है तो पुराना आलू 50। खून के आंसू रुला रही प्याज की 80 रुपए किलो की कीमत। शिमला मिर्च 120, 60 रुपए किलो वाले टमाटर की अपनी टशन। 160 रुपए किलो वाली मटर तो मानो ज्वेलरी जैसी हो गई। 300 रुपए किलो वाला धनिया दिल को दहला रहा है। बहरहाल, पहले कोरोना की मार और फिर डगमगाते कारोबार के बीच अब बढ़ती महंगाई से मायूस जनता भी पूछ रही है कि सरकार जिए तो जिए कैसे आखिरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। महंगाई की मार से कैसे पार पाएगी आम जनता? क्या बिचौलिए चांदी काट रहे हैं? जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी विधायक विनोद कटियार जी हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से नाहिद लारी खान साहब हमारे साथ हैं। कांग्रेस की तरफ से उवैद नासिर साहब हमारे साथ हैं। सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसन हमारे साथ हैं और हरिनाम सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान यूनियन हमारे साथ है। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे करने जा रहे हैं। आम जनता जाए तो जाए कहां, प्लीज। बिल्कुल ठीक बात है। मुश्किल ये है कि हमारे देश में एक नया चलन चल गया कि उन मुद्दों पर फोकस करिए जो मुद्दे देश की 98% जनता के जीवन से ताल्लुक ही नहीं रखते। वो पता नहीं किस लोक के मुद्दे हैं। हमारे विमर्श का केंद्र बिंदु वो चीजें बन जाती, जबकि होना इसके उलट चाहिए।
ये सब्जी का मुद्दा ये हिंदुस्तान के 100% लोगों से जुड़ा। 5% निकाल दीजिए ऐसे लोग जिनकी सेहत पर इससे फर्क नहीं पड़ता कि सब्जी का मूल्य क्या है, उसका भाव क्या है। लेकिन 95% आदमी तो हिंदुस्तान में वो है जो ये देखता है कि कितना प्याज ले, उसका रेट कितना है, उससे तय होता है मात्रा। और दूसरा इसका पक्ष, ये जो महंगाई सामान्य जन भुगत रहा है, क्या इसका लाभ हमारे किसानों को मिल रहा है? अगर ये भी हो जाए तो भी मैं संतुष्ट कि चलो देश के करोड़ों किसान जो हैं वो सरसब्ज हो गए, उनका जीवन बदल गया, उनके घर में खुशहाली आ गई। अगर धनिया पैदा करने वाले को 200 रुपया का भाव भी मिल जाए तो मैं 300 रुपए किलो की धनिया सहर्ष स्वीकार कर लूंगा, बिना किसी विवाद के। इस देश का किसान भी संपन्न हो जाएगा तो देश संपन्न हो जाएगा। यही हो जाए। 80 रुपए किलो प्याज पर अगर 50 रुपए भी किसान को मिल जाए तो मैं 80 रुपए के प्याज के लिए तैयार हूं। 80 रुपए किलो, 90 रुपए किलो, कहीं 100 रुपए किलो टमाटर में अगर 20-30% मुनाफा काटकर शेष राशि हमारे किसान को मिल जाए, टमाटर उत्पादक को मिल जाए, तो भी यह देश प्रसन्न है कि चलो देश तो घर है ना, हमारे पास से गया, हमारे दूसरे भाई के पास आ गया, ठीक है, अच्छा है, सहमत है। लेकिन वो भी नहीं हो रहा। जनता की जेब कट रही और किसान को मिल नहीं रहा। सबसे बड़ा संकट ये है आज। और सामान्य जन की जो परचेजिंग पावर है, जो क्रय शक्ति जिसको बोलते हैं अर्थशास्त्र में, उसकी कमर तोड़ दी कोरोना ने। अनलॉक तो हुआ देश, लेकिन जो लोग सड़क पर कुछ सामान बेचते हैं, छोले कुलचे बेचते हैं, कोई चाय की ठेली लगाता है, कोई कुछ करता है, कुछ लोगों से आप पूछिए तो वो कहते हैं भाई साहब 30% दुकानदारी लौटी है सिर्फ अभी, 30%। अनलॉक के बाद भी देश को पुरानी गति पर आने में अभी समय लगेगा। बिल्कुल। तो जेब खाली, कर्जा सर पर और महंगाई का ये आलम, कोड़ में खाज। मुझे लगा देश दुनिया के तमाम मसलों में दुबले होने से बेहतर है इस मसले पर बात कर ले जो हमारे प्रदेश के, हमारे देश के बहुसंख्यक आबादी से वाबस्ता है। और इसमें सबसे अच्छे मुझे लग रहे हैं हरनाम सिंह जी, जो सबसे प्रामाणिक बात बताएंगे। हरनाम जी, मैंने बहस को एक नई दिशा देने की कोशिश की है। जब मैंने ये कहा कि देश 300 रुपए किलो धनिया मंजूर भी कर ले अगर इसमें से 250 रुपया किसान को मिलते हों, 200 मिलते हो तो भी मंजूर कर लेंगे। प्याज अगर 60 रुपया है या 80 रुपया है, 80 रुपया है तो 60 रुपया किसान के पास अगर जा रहा हो तो चलो मंजूर कर लेंगे। जरा समझाइए, ये 300 रुपए किलो की धनिया या 400 रुपए किलो की धनिया जो बाजार में है, ये किसान जब बेचने आता मंडी तो क्या लेके जाता है? 80 रुपए किलो का प्याज जब किसान हम खरीद रहे हैं, वो जब किसान मंडी में डालता है तो उसको क्या मिलता है? और आलू वाली बेल्ट से तो चूंकि मैं आता हूं फर्रुखाबाद से, तो 60 रुपया और 50 रुपया किलो का आलू, मुझे याद नहीं कि मेरे पूरे जीवन काल में कभी किसान को इसके आसपास अल्ले पल्ले का भी रेट मिला हो जीवन में। हरनाम जी, अमिताभ जी, पहले तो आपको बहुत बधाई, धन्यवाद। कि इस खेती किसानी और महंगाई
महंगाई का जो आलम है आम जनता पर जी और जो किसान को रेट नहीं मिल रहे हैं, देखो मैं कई बार कहता हूं कि ये देश जो इस चैनल पे बहस के लिए बैठे हैं, कहीं ना कहीं ये भी किसान के बेटे हैं, बेटियां हैं। और जब ये शहर में पढ़ने लिखने अपने परिवार को चलाने के लिए यहाँ आए हैं, तो अगर इनको 300 रुपया किलो के हिसाब से धनिया मिल रही है जी और हमको अमिताभ जी 100 रुपये भी अगर धनिया का रेट मिल जाए, तो धनिया ऐसा नहीं कि बिगहे में एकड़ में कम निकलती है, पर्याप्त निकलती, लेकिन हमको 100 रुपये का रेट नहीं मिलता है। रही बात आलू की, आलू का जो आज की 1.5 रुपया क्विंटल के आसपास 2200 रुपया क्विंटल किसान को मिल रहा है, लेकिन जो खरीदने वाला उपभोक्ता है उस बेचारे को 50 रुपए के नीचे नहीं मिल रहा है। ठीक बात है। हम कई बार सरकार से, प्रशासन के लोगों से ये बात कहा करते हैं जी कि जब आलू का रेट, प्याज का रेट जब महंगा होता है, तो आप इस पे नियंत्रण करने के लिए कौन सी व्यवस्था करते हो? किसान को मिलता नहीं है, और हमारा जो आम आदमी है, जो किसान के बेटे हैं, जो शहर में हमारे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं जी, अगर उनकी जेब से पैसा कहीं दूसरी जगह जाता है, किसान को नहीं मिलता है, तो इस बात का हमको किसान होने के नाते कष्ट होता है। लेकिन न जाने कौन सी बीमारी है कि सरकार और प्रशासन, हम कहते हैं हम लखनऊ में रहते हैं, आप 200 काउंटर खुलवा दो कि 30 रुपया किलो के ऊपर किसी भी आम उपभोक्ता को आलू नहीं मिलेगा। आप काउंटर खुलवा दो कि 35 रुपया किलो के ऊपर किसी को प्याज नहीं मिलेगा। अरे भाई, आप मार्केट से खरीद लो, किसान से डायरेक्ट खरीद लो। कम से कम जो हमारे शहर के कस्बों के जो भाई बेटियां, किसान के जो बालक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, नौकरी करने के लिए आए हैं, कम से कम उनकी पॉकेट में तो डकैती ना पड़े। ठीक बात। हमको मिल नहीं रहा, वो भी लूट रहे हैं जी। शहर के तमाम लोगों से हमारी बात होती है, तमाम ऐसे लोगों से बात होती, डॉक्टर से, इंजीनियर से, मास्टर से, कहते यार हरनाम भाई आपको कितना रेट मिल रहा है? हम कहते अरे हमको जो मार्केट में बिक रहा है, अगर इसका आधा भी रेट मिल जाए तो हम माला माल हो जाएं। आप 300 रुपए की बात करते हो अमिताभ जी, मार्केट में पता कर लो किसान को 100 रुपए भी नहीं मिलता है। प्याज का रेट 25 रुपए किलो किसान को नहीं मिलता है। आलू का रेट किसान को 25 रुपए नहीं मिलता है, लेकिन 50 रुपए में आम जनता ठगी जाती है। सरकार और प्रशासन को कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। आज धान की स्थिति देख लो, 900,000 रुपए की। मैं आपके साथ में डिबेट में मैंने कहा था जी हाँ कि आप एक चीज ला दो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे अगर धान की खरीदारी होगी तो अपराध के दायरे में आएगा। वो कोई एजेंसी हो, कोई अड़हतिया हो, कोई व्यापारी हो। आप देख लो, भारतीय जनता पार्टी उस पर काम नहीं कर रही, सफाई देते घूम रहे हैं। उनके सांसद विधायक गांव को जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? अमिताभ जी आप देख लो, मैं कहता हूं आप अपनी टीम को लगा दो, किसी भी किसान को मोटा धान 900,000 रुपए के ऊपर नहीं मिल रहा है। बासमती धान का रेट 1800-1700 रुपए के ऊपर नहीं मिल रहा है, और ये सफाई देते जा रहे हैं। कह रहे जिस जिले में धान न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे खरीदा जाएगा, जिलाधिकारी पे कार्रवाई होगी। अरे आपके ही जिलाधिकारी कह रहे हैं मंडी के लोगों से कि मैं जानता हूं 1800 रुपए के ऊपर धान नहीं खरीदा जा रहा है, किसान को नहीं मिल रहा है, और अगर किसान को नहीं मिलेगा, आप कर नहीं पा रहे, तो रोज मैं मंडी को आऊंगा। किसान मेरा प्राथमिकता है। इससे बड़ी और कौन सी आपको किसान सबूत दे दे? इससे बड़ी कौन सी बात आपको बता दी जाए? जी ठीक। हम कहते हैं, कोई राजनीतिक दल कहता है तो कहेंगे कि हमारी आलोचना करते हैं,
काउंटर पेश करेंगे, कहेंगे कि भाई आप जो है आपके राज्य में क्या हुआ था। भाई हम तो आपको चुन के इसलिए लाए थे, ठीक है अर्नब भाई, कि ठीक बात है। आप हाँ, किसानों बिल्कुल। के नाम पर जी। सत्ता में आए हो, किसान को राहत पिछली दोगे। सरकार में क्या हुआ ये विषय आज नहीं उठता। आज क्या जो शासन में है आज उसकी जवाबदारी है। मैं अब अभी राजनीतिक लोगों के पास बाद में आऊंगा, ताहिरा जी के पास चलूं एक बार। ताहिरा जी, इस देश ने मुझे इस पहेली का उत्तर कभी नहीं मैं ढूंढ पाया। मुझे भी बहुत अवसर मिलता है अपने जिम्मेदारियों को निभाने के सिलसिले में देश भर घूमने का, हर वर्ग के लोगों से बात करने का। मैं पूछता हूं कि भाई ऐसा जो किसान है उससे पूछता हूं कि तुम्हारी चीज इतनी महंगी बिक रही है फला जगह, तुमको क्या मिला। एक कुछ उदाहरण हरनाम जी ने दिए, एक उदाहरण मेरे दिमाग में अभी कौन था। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके बासमती चावल, उनके टीवी में भी विज्ञापन आते हैं, 250-300 रुपए तक किलो है रेट का। बताइए 300 रुपया 250 रुपया किलो चावल, किसान इसका आधा पा जाता तो भारत का किसान विश्व के सर्वाधिक धनी मानी किसानों में होता कि नहीं होता ताहिरा जी। लेकिन भारत आजादी के 75 सालों तक यह मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर पाया कि बाजार का मूल्य और किसान के मूल्य के बीच में एक सम्मानजनक संतुलन रहे। ताहिरा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अमिताभ जी, और सच बात है कि आप आज बिल्कुल मुबारकबाद के भी हकदार हैं कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट इशू उठाया है। क्योंकि मेरा मानना है कि हम किसान हैं कि नहीं हैं, हम किसान की समस्याओं से जुड़े हुए हैं। क्योंकि इस पूरे देश का जो सर्वाइवल है वो किसान पे डिपेंड करता है, जो न्यूट्रिशन है वो किसान पे डिपेंड करता है। और ये बात भी आपने बहुत सही कही कि बैलेंस बिल्कुल है ही नहीं है। बार बार ये कहा जा रहा है, अभी हरनाम जी ने भी कहा कि आप क्यों नहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक कानून बना देते कि अगर कोई भी उसके कम दाम में लेगा तो उसको दंडित किया जाएगा, उसकी एक सजा आप क्यों नहीं बना देते। एक तो आप देखिए 1990 के बाद जब खिड़की दरवाजे सब खोल दिए गए तो उसके बाद बीजों के दाम बढ़े हैं, खाद के दाम बढ़े हैं। हरनाम जी बैठे होंगे, पोटेशियम इज इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, खाद का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिसके दाम कई गुना हरनाम जी बढ़ चुके हैं। तो किसान के लिए खाद भी जो है बहुत एक्सपेंसिव हो गई, बीज भी एक्सपेंसिव कर दिया आपने उसके लिए। वो जो ग्रो कर रहा है उसका सही प्रोडक्ट, उसके प्रोड्यूस का सही दाम भी नहीं मिल रहा है। और फिर आप कहते हैं कि हमने खिड़की दरवाजे दोबारा फिर अभी खोल दिए, यानी कि ओपन मार्केट कर दिया फिर से। अरे जनाब, ओपन मार्केट में 2 एकड़ वाला किसान अपना प्रोड्यूस लेके कहाँ जाएगा, आप बताइए। उसके बारे में आपने कोई बात नहीं सोची, उसके बारे में कोई आपने उसकी समस्या का समाधान नहीं किया। अभी जैसे लोग बात कह रहे हैं, जाहिर है गृहिणियां भी बहुत परेशानी में है क्योंकि उनका बजट पूरा डिस्टर्ब हो गया है। इस कोरोना काल में जब 6.6 मिलियन व्हाइट कॉलर जॉब चले गए हैं, जब 41 लाख यूथ के जॉब चले गए हैं, लोगों को रोटी के साथ दाल मैसर नहीं है, उड़द की धुली दाल जो है 175 रुपए किलो मिल रही है, हर दालों के दाम बढ़ गए हैं। तो बताइए कि आदमी किस तरह से जिएगा। और आम आदमी की बात हम कर रहे हैं, हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं। आप समझिए जो हाशिया का समाज है हमारा, वो किस तरह से जी रहा होगा, जिसने कोविड-19 लॉकडाउन में कुछ पैसे भी उधार लिए थे, उस उधारी को भी उसको पूरा करना है, वो किस तरह से पूरा कर रहा होगा। ठीक बात है, मजदूर है वो क्या कर रहा होगा। ठीक बात। तो आखिर इसके बारे में सोचा क्यों नहीं जाता। से हर आदमी की जिंदगी आएंगे आपके पास दोबारा से। आपने कुछ बुनियादी सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद कटियार हमारे साथ हैं, विधायक हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में। विनोद जी, मसला सामने रख ही दिया, कोरोना से टूटा बिखरा हिंदुस्तान हमारे सामने है, जहां 90% आबादी आर्थिक रूप से बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में पहुंच गई जैसे 71 की लड़ाई में भी नहीं पहुंची थी। तब पूरा देश ही गरीब था, लेकिन ऐसा नहीं था कि अचानक किसी घटना से गरीब हो गए हों। आज तो देश कोरोना से पहले ठीक था, लेकिन कोरोना ने वो गति कर दी जो गति कभी सोची नहीं गई। 6 महीने पूरा देश बंद रहा। इस देश में 90% लोग ऐसे हैं जो 6 महीना छोड़ो 1 महीने का इंतजाम जिनके पास नहीं है।
रोज कमाना है, रोज खाना है। उसके बाद ये 80 रुपया किलो टमाटर, ये 60 रुपया किलो आलू, ये 300 रुपया किलो धनिया, 400 रुपया किलो धनिया। आदमी कुछ खाएगा, पिएगा, जिएगा कि नहीं जिएगा विनोद जी? अमिताभ जी, आपने जो भी मुद्दे उठाए बड़े बुनियादी मुद्दे हैं, और निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि इस साल ही प्राइस हाइक हुए हैं। हर साल, हर वर्ष ये जो समय होता है, देखिए उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारी भंडारण की व्यवस्था है, वो 37 लाख टन आलू हम भंडारण कर सकते हैं। हमारा जो निकासी है वो 20 लाख टन के करीब होता है। लेकिन चूंकि कोरोना काल आया, कोरोना काल में हम 8 महीने 6 महीने के करीब जो है हमारा लॉकडाउन रहा, हमारी फसलें बर्बाद हो गई। अब जब आप बात कर रहे हैं प्याज की, प्याज जो है सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन जो महाराष्ट्र में होता है और हमारे आंध्रा में होता है। आज क्या हुआ? अकारण दैवीय आपदा आ गई, बारिश हो गई, प्याज की फसल डूब गई। जब डूब गई तो अब उसका फसल, जो कि हमारी उत्पादन तो उतना ही है, और जब उत्पादन हमारा, वो फसल चली गई डूब जाने से, हमारी उत्पादन हमको मिल नहीं पा रहा, और जब मिलेगा नहीं तो कास्ट हाइक हो जाएगी। आज की डेट में जो प्याज का भंडारण है, हमने 40,000 टन प्याज का आयात किया था लास्ट ईयर। इस साल कोरोना की वजह से सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, और आज देश का प्रधानमंत्री जो गरीबों की तरफ देखता है, गरीबों को सोचता है, गरीबों की बात करता है, इसीलिए उन्होंने एक फसल बीमा करवाई कि लोगों को, एक किसान को मिनिमम फायदा मिले। एक मिनट रुको। ये फसल बीमा जो मसला है, ये आज से नहीं, जब से ये शोषा शुरू हुआ तब से मैं इसकी पड़ताल करता रहता हूं, बीच बीच में थर्मामीटर लगा के। असल फसल बीमा से कुछ ज्यादा हासिल नहीं किसी को, ठीक ना? हम जानते हैं कागज क्या कह रहा है वो आप जानो, बाबू क्या कह रहे हैं आप जानो। जमीन पर फसल बीमा से कोई हमें किसान अभी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि मेरी भैया 1 लाख की फसल डूबी और 30 दिन के भीतर 1 लाख बीमा वाला दे गया, किसी ने नहीं कहा, ठीक है ना? वो किसान पहले लाओ। देखिए इस फसल बीमा क्या मतलब है? अमिताभ जी, पूरी बात आप हमारी नहीं सुनेंगे जी, बताओ। तो आप सरकार की बात कैसे जान पाएंगे? जी 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 बताइए। देखिए 40,000 जो टन हमने प्याज का लास्ट ईयर निर्यात किया था, हम कंट्रोल करने में कामयाब रहे थे। प्याज हमेशा जो है, प्याज कभी भी जायका बिगाड़ देता है, और कई प्रदेशों में बहुत प्याज हाइक हुआ है। आज प्याज मैं मान रहा हूं 80 रुपए किलो है। हमने बताया ना कि अब देश के ऊपर एक विपदा आई, एक ऐसी परिस्थितियां, एक ऐसा किसी ने समझा था कि कोरोना काल इस तरह से आएगा? हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व से आज पूरा विश्व आज कोरोना की मार में ठीक है विनोद जी आएंगे, लेकिन ठीक है आएंगे, दोबारा आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ठीक है और भारत सरकार आज किसानों के लिए, जो किसानों के लिए बिल लाया है, वो इसीलिए लाया है कि बिचौलियों को खत्म करना है, किसान को सही रूप दिलाना है, और गरीबों के पास में सही उचित दाम पर ठीक है भैया पहुंचाना है। आएंगे भारतीय विनोद कटियार आएंगे। अरे रुको भाई, आएंगे, दोबारा आएंगे। आपने ठीक बातें कही, उसमें 2 बातें मुझे कहनी, बाकी तो आपने पार्टी का पक्ष रखा, सरकार का, ठीक बात है, आपको रखना भी चाहिए। 2 बातें मैं कहूंगा। हर साल सब्जी के दाम बढ़ते हैं इस मौसम में, ठीक बात आपने जो कही, लेकिन हिंदुस्तान के जीवन में ऐसा मौसम इससे पहले कभी नहीं आया था ना, जैसा मौसम इस बार आया। दाम बढ़ते थे तो लोगों की जेब में पैसा भी रहता था थोड़ा बहुत। इस बार दाम तो परंपरागत रूप से बढ़े, उन्होंने अपने बढ़ने का धर्म नहीं छोड़ा, लेकिन ननकू और रज्जाक के कुर्ते की जेब फटी है, इसलिए यह मौसम खतरनाक है। पैसा होता तो 300 नहीं, हम करें 600 रुपया किलो बेचो धनिया। अगर खरीदने के लिए जनता के पास पैसा है तो क्या समस्या है? कोई धनिया का रेट कम रहे, ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने थोड़ी ना प्रस्ताव पारित किया है, लेकिन पैसा है तो खरीदेगा। मुश्किल ये है कि जब पैसा नहीं तो इस महंगाई से आदमी मर जाएगा। मसला सिर्फ उतना सा था। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं नाहिद लारी खान।
बड़ी जुझारू प्रवक्ता है। नाहिद, मेरा बुनियादी सवाल वही, मैं सरकारों के चक्कर में नहीं पड़ता और ना मेरी इसमें रुचि रहती कि पिछले ने क्या किया, अगले ने क्या किया और अगला क्या करेगा। मैं तो बुनियादी बात करता हूं, आजादी के 7 दशक हो गए, भारत अभी तक ये व्यवस्था क्यों नहीं बना पाया कि उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की जो यात्रा सामान करता है उसमें दाम का एक न्यूनतम संतुलन रहना चाहिए। अगर कोई चावल 250-300 रुपया किलो बिक रहा है तो यह सुनिश्चित होना चाहिए कि किसान को उस पर 150 रुपया का दाम मिला हो, तब 100 रुपया मुनाफा में रखो, सब लोग मिलके बांट लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसान 20 रुपया 35 रुपया में बेच गया और लोग उसको 250-300 रुपया में बेच रहे हैं। मेरी लड़ाई यहां पर है, वहां देश दोनों तरफ से नुकसान में रहता है। नाहिद जी, अमिताभ जी, मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूं और मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहती हूं कि आपने इस बहुत अहम इशू पर ये डिबेट रखा है आज का, क्योंकि ये इशू किसानों से भी संबंधित है और हम महिलाओं से भी संबंधित है। आप देखिए कि नोटबंदी से इंसान पहले ही परेशान था और सरकार की गलतियों के कारण और नमस्ते ट्रम्प के कारण देश में कोरोना महामारी फैली और उसके बाद बेरोजगारी ने और कमर तोड़ दी। आप देखिए कि आज मर्डर, डकैती, अपहरण, बलात्कार चरम पर है और इन सब के बीच महंगाई आसमान छू रही है और महिलाएं घर और रसोई नहीं चला पा रही है। प्याज के दाम आप देखिए कि 100 रुपए, लगभग 100 रुपए पहुंच रहे हैं, लेकिन इससे किसानों को कोई लाभ नहीं है। किसानों की स्थिति जस की तस है। महिलाएं एक प्याज के लिए तरस रही थी, खून के आंसू रुला रहा है प्याज का बढ़ता दाम। अगर आप देखिए, और ये वित्त मंत्री कह रहे हैं कि वो प्याज नहीं खाती है। अरे वो प्याज नहीं खाती है, लेकिन आम आदमी, आम जनता तो प्याज रोटी ही खाती है। आज प्याज रोटी भी खाना दुभर हो गया है। खुदरा महंगाई दर आप देखिए, अगस्त में 6.69% था, ये सितंबर में बढ़ के 7.34% हुआ। सब्जियों का दाम 21% सितंबर में बढ़ा और दाल का दाम 15% बढ़ गया। फूड इन्फ्लेशन अगस्त में 9.05% था, सितंबर में बढ़कर 10.68% हो गया। आप देखिए जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है। टमाटर की बात करिए तो टमाटर 80 रुपए किलो हो गया है। महिलाओं के गाल जो है टमाटर के बढ़ते दाम देखकर सुर्ख लाल हो गए गुस्से से। हर चीज में महंगाई है, गोभी, परवल, दाल बढ़ती जा रही है, महंगाई होती जा रही है। मतलब आज आम आदमी साधारण भोजन खाने के लिए तरस रहा है। ठीक है, गरीबों की थाली एकदम खाली पड़ी हुई है। ठीक है, ठीक है। सरकार जो है जमाखोर, ये स्पष्ट दिख रहा है कि जमाखोरी से ये सब दाम बढ़ रहे हैं और सरकार इन जमाखोरों पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। ठीक है नाहिद, आएंगे आपके पास, आएंगे, दोबारा आएंगे जी। ठीक है, दोबारा अवसर मिलेगा। नहीं, ये बात ठीक नहीं कि भाजपा से संबंधित है। हर पार्टी का आदमी किसान है, हर पार्टी का आदमी उपभोक्ता है, इसलिए ये पार्टियों का खेल नहीं है ना। वरना 75 साल में इसका उपाय निकल गया होता। ये पार्टियों से ऊपर की बीमारी है। ऐसा नहीं कि सारी दुनिया में सब कुछ पार्टियां ही हैं, ये पार्टी से बड़ी बीमारी है। इसमें पार्टी का मसला नहीं। ना सपा वाले भी गोभी उगा रहे हैं, भाजपा वाले भी, बसपा वाले भी, और जो किसी पार्टी में नहीं वो भी उगा रहे हैं, इसलिए वो मसला नहीं है। और बेच भी वही लोग रहे हैं। ठीक है नाहिद, ठीक है, इसलिए इसको पार्टी में मत लाइए। पार्टी से इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। उबैर साहब हमारे साथ हैं, उबैर साहब कांग्रेस के प्रवक्ता। उबैर साहब, लगभग भारत की आज भी 55% आबादी सीधे खेती से जुड़ी है या इनडायरेक्टली खेती से जुड़ी है। अगर ये महंगाई हिंदुस्तान की 55% आबादी को मालामाल करने के लिए होती तो मैं सिर झुका के इसको मंजूर करता। एक ही सत्र में हिंदुस्तान का किसान कर्ज मुक्त हो जाता, बिटिया का ब्याह कर देता, पक्का मकान बनवा लेता, ट्रैक्टर ले लेता, राइफल का लाइसेंस ले लेता और मोटरसाइकिल भी ले लेता 300 रुपए किलो धनिया बेच के। तो कम से कम हम इस बात से निश्चिंत होते कि चलो हिंदुस्तान की सबसे मुसीबत ज़दा
55% आबादी तो अच्छी हुई, और देश में 55% आबादी अच्छी हो जाती तो देश अच्छा हो जाता। नासिर साहब, ठीक बात है कि नहीं? बिल्कुल सही, 100% सही है। और अमिताभ भाई आप ये देखिए कि कोरोना के काल में जब इकोनॉमी का हर सेक्टर फेल हो गया था, हर सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, घटाव आया था, तो कृषि ही एक ऐसा सेक्टर था जिसने 3% का ग्रोथ दिया था। तो इस मरी हालत में कृषि ही ऐसी चीज है जो इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाल सकती है। और अगर कृषि की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है तो आप ये समझ लीजिए कि देश की अर्थव्यवस्था की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है। एक बात मैं आपसे और अर्ज करना चाहता हूँ अमिताभ भाई कि देश की अर्थव्यवस्था की तबाही कोरोना से बहुत पहले नोटबंदी और जीएसटी से शुरू हो गई थी। नोटबंदी इतना बड़ा झटका थी कि जो कहा गया था कि लगभग 2% हमारी जीडीपी में फॉल आएगा, तो उस 2% फॉल का मतलब होता है 1,40,000 करोड़ रुपए का घाटा देश की अर्थव्यवस्था को। उससे हम उभर नहीं पाए थे कि जीएसटी आ गई। जीएसटी ने छोटे कारोबारियों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। हम उससे भी नहीं उभर पाए थे कि माफ कीजिएगा मैं थोड़ा सा सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि इतने मूर्खतापूर्ण ढंग से कोरोना में लॉकडाउन किया गया था। आप सोचिए कि 135 करोड़ की आबादी को आपने 4 घंटे की नोटिस पे रोक दिया। कौन कहाँ फंसा हुआ था, कौन के ऊपर क्या गुजर रही थी, कौन किस काम से गया हुआ था, कहाँ फंसा हुआ था, वो सब नहीं हुआ। उसके बाद से आज तक हम संभल नहीं पाए हैं। और आप कृषि की हालत देखिए, इन्होंने जो 3 नए कानून बनाए हैं वो किसानों के लिए कत्ल का सामान है। और इनकी निष्ठुरता देखिए कि पंजाब की गवर्नमेंट ने एमएसपी के कानूनी शक्ल दिया, ये जमाखोरी के खिलाफ कानून बनाया और किसानों के लिए कहा कि 2.5 एकड़ से कम का जो किसान है उसकी जमीन कुल्क नहीं की जाएगी। वो कानून इत्तेफाक राय से यूनानी मसली, जिसमें बीजेपी के भी विधायक शामिल थे, सबने मंजूर किया। लेकिन बीजेपी की हाईकमान ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तक उस कानून को गवर्नर के जरिए रोका हुआ है, उसे इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं। दूसरी बात कि हमारी छत्तीसगढ़ की और राजस्थान की सरकारों ने गवर्नर से रिक्वेस्ट की कि असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाइए, हम भी ये तीनों कानून बनाना चाहते हैं। गवर्नर उसमें कबड्डी खेल रहे हैं, इजाजत नहीं दे रहे हैं। ये इनकी निष्ठुरता की आदत है। आज जो हमारी परेशानियां हम जिक्र कर रहे हैं अमिताभ भाई, इसकी जो कितनी परेशानियां हो रही है, इसकी बहुत बड़ी वजह है कि होर्डिंग की इन्होंने इजाजत दे दी है। ठीक है ना एसेंशियल कमोडिटी टैक्स खत्म करके इजाजत दे दी है कि आड़तिया, होर्डर, होलसेलर जितना चाहे माल संभाले और जिस रेट पर चाहे बेच ले। हमारी समस्या यहाँ पे शुरू हुई है। जब तक इस समस्या को नहीं हो गया, आलू 80 के 800 रुपए तक जा सकता है। ठीक है नासिर साहब, ठीक है। मैं एक ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक बात कहूंगा ताकि ये बहस पवित्र बनी रहे और इस बहस पे जनता का भरोसा बना रहे, इसलिए एक बात कहूंगा। हमने हर मौसम देखा है, हर मौसम के दंश हमको पता है। इस देश में मक्के का फूला का पैकेट कब से 280 रुपए का बिकने लगा, किसी ने गौर किया क्यों बिकने लगा? उसके लिए कोई रॉकेट साइंस बुलानी थी, स्पेशल सेशन बुलाना था पार्लियामेंट का और संयुक्त राष्ट्र संघ का। कितना ड्रामा होगा इस देश में। 40 रुपए का 100 ग्राम दही बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, डब्बे में बंद। मैं कंपनियों का नाम लेके उनका भाव नहीं बढ़ाना चाहता। किसी ने सोचा, कोई लड़ने आया? भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, लोकदल और कम्युनिस्ट पार्टी और दुनिया भर के जनवादी संगठन, लोकवादी संगठन सब जोड़ लो, कोई आया लड़ने? ये झूठ का तमाशा बहुत लंबा नहीं चलता। यह आज की समस्या है क्या? तब विरोध क्यों नहीं हुआ कि 10 रुपया किलो जो मक्का मिल रही है, 12 रुपया किलो, उसका इतना सा मक्का का फूला 280 रुपए में कैसे बिक रहा है? कहीं 1000 आदमी ने भी सड़क पर निकल के मार्च निकाला। 50 रुपया किलो दूध है और 40 रुपए के 100 ग्राम दही बेचोगे? इसलिए सच्ची बात होगी तो बड़ी कड़वाहट हो जाएगी। ब्रेक के बाद आते तो फिर इस पे बात करते हैं। तो
पहले पड़ी कोरोना की मार, अब सब्जियों के दाम आसमान, आम आदमी जाए तो जाए कहां, इसी पर हो रही है बहस। सीधे चल रहा है अमिताभ जी के पास, प्लीज सर। मैं जो बात छोड़ कर गया था उसी वही महत्वपूर्ण बात है हरनाम जी। अगर किसान के और सामान्य उपभोक्ता इन दोनों के व्यापक हितों के बारे में इतना ही गंभीर चिंतन कभी किसी भी काल में हुआ होता तो आज ये दुर्गति नहीं होती। जो मक्का पैदा करे वो कर्ज में डूबा रहे, और जो मक्के का फूला बेचे पॉपकॉर्न नाम से वो हजारों करोड़ कमाए। जो आलू पैदा करे वो पेड़ से लटक जाए, और जो दो आलू के चिप्स पैकेट में बंद कर दे, बाकी गैस हवा, वो करोड़ों कमाए। ऐसा तमाशा तो केवल यही हो सकता है हरनाम जी। अमिताभ जी देखिए, इस देश में जो किसान है, जिस दिन देश आजाद हुआ उस आजादी से लेकर हम ये कोरोना महामारी जहां तक के है, उसके बाद जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, अगर उस पे पूर्ववर्ती सरकारें और वर्तमान सरकार, ये सारे राजनीतिक दल अगर बैठ के बात करें तो शायद इस देश में कोई भी सरकार रही हो, इस देश में जब कोई कानून बना तो देश की आम जनता की खुशहाली के लिए बनाया गया। लेकिन जितने भी कानून बनाए गए, वो कानून बनाने से पहले ये जो अधिकारी हैं, ये अधिकारियों ने उसमें भ्रष्टाचार का रास्ता हमेशा छोड़ दिया जी। अभी विधायक जी कह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री जी देश के किसानों गरीबों के लिए बहुत दुखी, बहुत चिंतित रहते हैं। हम विधायक जी जानना चाहते हैं कि देश में 250 संगठन हैं, छोटे बड़े किसान संगठन। हाँ। हमको सिर्फ आप ये बता दो कि ये जब अध्यादेश आया, जिसका पूरे सारे संगठन, पूरे देश के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री 250 लोगों को एक दिन बुला लेते, चाय नहीं पिला सकते थे तो एक गिलास पानी पिला देते और ये कह देते कि भाई हल्ला गुल्ला न मचाओ, और ये आपकी खुशहाली का सबसे बड़ा रास्ता है और ये बिंदु है, हमको संतुष्ट कर देते। ये इसी पर जवाब ले लेते हैं हरनाम सिंह जी। रुकिए हरनाम भाई, रुकिए, आपने ठीक बात बताई। रुकिए हरनाम भाई, रुकिए विनोद जी से जवाब लेते हैं। विनोद जी, हरनाम सिंह जी कह रहे हैं कि भाई 250 किसान संगठन थे छोटे बड़े मिला के इस देश में, कृषि से जुड़े जब 3 महत्वपूर्ण कानून बनने थे तो उन सारे संगठनों से एक एक प्रतिनिधि को बुला के कम से कम एक बार चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि स्टेक होल्डर वही लोग हैं, कानून उन्हीं के लिए बन रहा है। विनोद कटियार, देखिए हरनाम सिंह जी, आपको भी बता देना चाहता हूं और आपके माध्यम से आदरणीय अमिताभ जी के माध्यम से और आर न्यूज के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि ये जो फैसला लिया है कोई एक दिन में फैसला नहीं लिया है। 1,87,000 लोगों से राय मशवरा करने के बाद में ये निर्णय लिया गया है। और हरनाम सिंह, आप एक बार कहिए, 17 बार किसान संगठनों को बुलाकर इस पर बैठक की गई है। हमारे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कृषि भवन में 17 बार इस पर बैठक की है। हमारे देश के कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के 3 बार किसान संगठन को लेके और प्रधानमंत्री जी से मिलवाया। और आपको बता देना चाहता है कि ये सारा जो कुछ किया गया है ये किसान के कल्याण के लिए किया गया है। अब राजनीति की बात विषय अलग हो सकता है, कोई एक स्टेट की बात अलग हो सकती है, पूरे हिंदुस्तान के अगर सम्मान की बात है, किसान के सम्मान की बात है, तो निश्चित रूप से इस बिल के माध्यम से किसान का कल्याण होने वाला है। इसलिए मैं कहना ठीक है। ताहिरा हसन जी, बात को समझ आई? बुनियादी सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, ठिठक रहा है कि भैया मक्के का फूला 200, 250, 300 रुपये में क्यों बिक रहा है? 2 आलू का चिप्स 30 रुपए का क्यों मिल रहा है? 40 रुपया 50 रुपया किलो दूध है, उसका 100 ग्राम का दही का पैकेट विदेशी कंपनी के नाम से 40 रुपए का क्यों मिल रहा है? हमारी भी जेब कट रही, किसान की भी जेब कट रही। बताइए, गजब हालत जी। बिल्कुल। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ अमिताभ जी, आप भी जानते हैं मैं कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ,
तो मैं अपने बीजेपी के जो विधायक है उनको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा कोई उससे नहीं, मैंने इससे पहले कहा था कि एक आम आदमी भी वो किसान है कि नहीं है, किसान की जिंदगी से, किसान की समस्याओं से बाखूबी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये किसान पूरे देश का सर्वाइवल करते हैं। आप ये बताइए, आपने कहा समझा दिया गया और बहुत पसंद किया कुछ किसानों ने, अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये बताइए कि जब भंडारण की लिमिट आपने हटा दी तो जो ये कंपनियां बड़ी बड़ी है तो खूब खरीद लेंगे सस्ते दाम से, जब आलू पैदा होंगे तो किसान से खूब खरीद लेंगे, उसके बाद ये उसका होर्डिंग करेंगे, उसका फायदा हमारे किसान को क्या होगा? एमएसपी जो है उससे नीचे नहीं खरीदेंगे। हमारे प्रतापगढ़ साइड में कहा जाता है 2 रुपया का आलू मैडम, और 10 रुपया की चिमकी। ये देखिए, ये मैं पन्नी है उसमें 2 रुपए का आलू रहता है और इतनी महंगी बिकती है, उससे हमारे किसान का क्या फायदा होगा? मेरा कहना है, अगर आपको किसान के लिए इतना सोच थी तो आपने स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशन पर बातचीत क्यों नहीं की? 2004 से वो पेंडिंग पड़ा है, आज थोड़ी और सरकारों ने नहीं की है ना, वो किसान हितैषी नहीं थी आप कहिए, लेकिन आपको तो करना चाहिए था। जब आप कह रहे हैं कि हम किसान हितैषी है तो इसको करना चाहिए था। जी ठीक ठीक है जी, ठीक है, प्राइस को कानून बना दिया जाए। ठीक है ताहिर जी, मैं नाहिद लारी के पास चलूंगा। नाहिद लारी, किसान इस देश में एक ऐसा वर्ग है जो अपनी बदहाली से कम दुखी है। मैं तो किसानों के पास गया तो उन्होंने कहा भैया मालूम ज्यादा दुख किस बात का है, कर्जे का दुख कम है, बोले ज्यादा दुख ये है कि सारी पार्टियों के नेता आजादी से लेके आज तक हमारे नाम का सिंदूर मांग में लगाए घूम रहे। क्या? और सच्चाई ये है कि भारत की कृषि साल दर साल नीचे गिरती गई। दुनिया भर के सेक्टर बूम पर गए। कभी आपने सुना आईटी सेक्टर बूम पर है? सुना होगा जब ये मोबाइल सब आए, 2G 3G 4G 5G। फिर आपने सुना सर्विस सेक्टर बूम पर है, नेल पॉलिश भी लगवाना है तो आदमी घर आ रहा है। ठीक, अच्छा काम हुआ। लेकिन कभी आपने सुना 7 दशकों में कि खेती बूम पर है? और किसी राजनेता ने किसी पार्टी के कभी कहा मैं सर्विस टैक्स का सिंदूर अपनी मांग में भरूंगा? नहीं। किसी ने कहा इंडस्ट्री का भरूंगा? नेवर। जिनका नहीं कहा वो बूम कर रहे, और किसान के नाम का लॉकेट हर नेता पहने घूम रहा, कह रहा मैं तो किसान पुत्र हूं, और किसान नीचे चला जा रहा। नाहिद लारी, अग्निहोत्री जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन समाजवादी पार्टी निरंतर किसानों के हितों की लड़ाई लड़ती रही है। आप देखिए कि इस पैंडेमिक में जहां हर सेक्टर में गिरावट आया, 23%, 39% पे गिरावट आया, वहां एग्रीकल्चर सेक्टर एक लौता ऐसा सेक्टर था जिसमें ग्रोथ था अप टू 33%। उसका भी निजीकरण करने का काम भाजपा सरकार ने किया। और अभी भाजपा के विधायक कह रहे थे कि ये जो महंगाई है, सब्जियों के दाम जो महंगे होते हैं, ये हर साल होते हैं। लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी कि ये जब सरकार में आए थे, इन्होंने इसी नारे के साथ सरकार में आए थे कि 100 दिन में ये महंगाई पर वार करेंगे और महंगाई खत्म करेंगे। उस वक्त प्याज के, आलू के दाम 20 रुपए 30 रुपए किलो होते थे, तो ये लंबी लंबी माला पहनकर भाजपा के लोग जो है प्रदर्शन करते थे और बात करते थे। आज कोरोना काल में जब इतना हमारा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, तो महंगाई इतनी आसमान छू रही है, लेकिन भाजपा सरकार जो है मौन है। ऐसा लग रहा है कुंभकर्णी नींद में जानबूझकर सो रही है। आप देखिए कि कोई भी ठोस रणनीति अभी तक इन्होंने ये बनाई कि कैसे इस महंगाई को कंट्रोल करना है। ठीक है। ना किसानों को लाभ पहुंचा पा रहे हैं, ना महिलाओं को, ना घर चल पा रहे हैं। इंसान आज बेहाल है। ठीक है, ठीक है। उवैद नासिर साहब, मेरा सवाल वही, हर नेता और हर पार्टी के गले में किसान का मंगलसूत्र पड़ा है, ठीक, और किसान बदहाल से बदहाल होता जा रहा। मसला समझ नहीं आया, आपको कुछ समझ आता है? परेशान है और किसान की समस्या बहुत गहरी होती चली जा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ किया नहीं गया। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि भूमि सुधार जिम्मेदारी एबॉलिशन से लेकर ग्रीन रिवॉल्यूशन तक
उसके बाद फिर कर्ज माफी 1,76,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया था मनमोहन सिंह सरकार द्वारा। उसके बाद जो सबसे बड़ा एक क्रांतिकारी कानून हम लोग लाए थे वो था लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसमें किसानों की जमीन को जबरदस्ती सिर्फ पब्लिक काज बता के छीन लिया जाता था और मोदी जी ने आके उसको खत्म करने की कोशिश की थी। हमने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, भट्टा परसोल का कांड हुआ, और तो ऐसा नहीं कि किया नहीं गया। ये बात आपकी सही है कि सब कुछ नहीं हुआ, हम मानते हैं इसको कि सब कुछ नहीं हुआ, और आपकी ये बात बहुत दमदार है कि मक्का बिकता है 20 रुपए किलो और मक्के के जो पॉपकॉर्न होता है वो बिकता है 200 रुपए किलो। ये डिफरेंस जो है ये खत्म होना चाहिए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि कुछ ना कुछ कदम किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं कुछ किया गया। सवाल यही है कि हमारी नियत किसानों को लेकर क्या है। मैंने इससे पहले वाली डिबेट में आपसे कहा था कि हमने जो कानून बनाए हैं किसानों के हित में उसको भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। खुद तो इन्होंने जो किसानों का बंटाधार किया ही, हमने जो उसमें सुधार करने की कोशिश की उसको भी ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी नियत किसानों से ज्यादा कारपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए है, और जब तक हमारी इकोनॉमी में किसानों की प्रायोरिटी पे नहीं लाया जाएगा तब तक ये देश कारपोरेट के सहारे तरक्की नहीं चलता। कारपोरेट तो हमें लूट रहे हैं, हमारी रेलवे भी खरीद ली, हमारे हवाई अड्डे भी खरीद लिया, हमारे स्टेशन भी खरीद लिए। नरसिंह साहब, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। अमिताभ जी के पास सीधे चल रहा है संवाद की टिप्पणी के लिए, प्लीज सर। जी ठीक बात है। एक बात मैं फिर साफ कर दूं, हर दल का नेता कहता है कि हमारी पार्टी जब आई सरकार में तो उसने किसानों के लिए बड़ी कुर्बानी दी। बुंदेलखंड में तो एक ही चावल दिखाई दे रहा हूं पतीले से निकाल के। बुंदेलखंड के इलाके में कर्ज से किसान का पेड़ पर लटकने का सिलसिला तब से जारी है जब से नाहिद लारी का जन्म भी नहीं हुआ होगा। ठीक है ना? सब पार्टियां रह ली, कौन नहीं रह लिया? सारे किसान पुत्र रह लिए सरकार में। हमको ना बताओ महाराज, ना 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 ना, नानी के आगे ननिहाल का किस्सा दूसरा नहीं बताए। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। और एक तीखी बात कही दूं, नासिर साहब पत्रकार रहे हैं, उन्होंने बताया कौन कौन से कानून बनाए इंदिरा जी ने, जवाहरलाल जी ने, शास्त्री जी ने। कड़वी बात है, मैं बड़े नेताओं का योगदान स्वीकारता हूं, लेकिन खेती के साथ बेईमानी की है भारत की राजनीति ने, इस बात से भी मैं इनकार नहीं करता। उसके पक्ष में एक तर्क दे देता हूं। हिंदुस्तान के हर सेक्टर ने जिस गति से प्रगति की, जो सेक्टर हिंदुस्तान में पैदा ही 90 के बाद हुए वो भी आसमान तक पहुंच गए। जब हम हिंदुस्तान में जन्मे थे तो सर्विस सेक्टर नाम की चिड़िया नहीं थी, आईटी नाम की कोई चिड़िया नहीं थी। वो सब हिमालय पे चढ़ गए सेक्टर, खेती डूब गई। बात कड़वी है, इसलिए शायद हजम नहीं हो राजनेताओं को। एक और नई बात कहता हूं, कहते भाई खेती किसानी के लिए सबसे ज्यादा हर पार्टी कहती कि हमने किया। कहना भी चाहिए, आपको वोट का भी कारोबार करना है। मेरा बुनियादी सवाल वहीं खड़ा, कर्जा माफी की डुगडुगी बड़ी पीटी जाती है हिंदुस्तान में। अभी नासिर साहब ने भी कहा कि हमने मनमोहन सिंह जी यूपी 1 में 76,000 करोड़ का कर्जा माफ किए थे। ठीक है, किए थे। कभी इस पर ताहिरा हसन, कभी इस पर कोई श्वेत पत्र कोई सरकार नहीं लाई, किसी पार्टी की या पार्टियों की साझी सरकार है। किसी को पता है कि इस मुल्क के खेती किसानी वाले लोग जो हैं उनमें कितने प्रतिशत लोग बैंक से लोन लिए हैं? जिनका माफ हो सकता है, हुआ नहीं हुआ वो जाने, दायरे में आते हैं। और बकिया जो बड़ा वर्ग है वो तो बैंक जाता ही नहीं। गांव के ही संपन्न व्यक्ति से कर्जा लेता है, उसके फसल गिरवी रख देता है, उसका लोन कौन माफ कर रहा है? बताओ ना। जवाहरलाल जी से आज तक किसी ने माफ किया क्या? 2 बच्चे 2 कन्या खिला दी और दावा कर रहे हो पूरे शहर में कन्या खिला दी हमने। ये नहीं समझाओ भाई, हमको तो नहीं समझाओ।
मंच पे कार्यकर्ताओं को समझाओ, वहां तक तो ठीक है। मैं तो जानता हूं, और वो भी जिनके बैंक वालों का भी किस्सा बता दूं एक। हरनाम सिंह जी, एक बार नाहिद की पार्टी में ये हुआ कि भाई 50,000 रुपया तक जिसका कर्जा है या 1 लाख तक वो माफ हो जाएगा। क्या मंच से घोषणा हुई, सरकार आ गई। अब किसान गया बैंक में, इधर सरकार बनी, उधर किसान भागा बैंक। बैंक वालों ने पोस्टर लगा दिया बाहर कि भाई उस घोषणा से यहां कोई माफी नहीं हो रही। क्या उसका जब गजट बन के आया तो उसमें कम से कम 40 क्लॉज थे। क्या तो उस सीमा में जो किसान आए उसमें से केवल 23% उस दायरे में आ पाए नियम कानून में, बाकी वो भी भगा दिए गए। जबकि मंच से क्या बोलते हो आप लोग, 1 लाख तक सबका माफ, 5 लाख तक सबका माफ, 20 लाख तक सबका माफ। अब किसान तो समझता भैया 20 लाख का कर्जा है, अब की माफ हो जाएगा, भैया वोट दो। जो बाद में अधिकारी ड्राफ्ट बना के भेजते हैं ना, नाहिद, ताहिरा हसन जी, विनोद कटियार, वो बड़ा खतरनाक होता है। वो कोविड से भी ज्यादा खतरनाक होता है। कोरोना से बच भी सकते, उससे नहीं बचता आदमी। जी बिल्कुल। और एक बात कह दूं, सब लोग कह रहे कि जी भाई किसानों के लिए तो हम लोग इतना बेचैन रहते हैं कि 24 घंटे में 2-4 बार आंसू निकल ही आते हैं। ठीक बात है, हो सकता है ऐसा करते हो, लेकिन हरनाम सिंह से कभी पूछिएगा कि जिनके पास जमीन है, छोटी बड़ी कुछ भी, 1 बीघा चाहे 100 एकड़, उनका तो कुछ नाम पता आता भी है एक नियम कानून में जो विनोद कटियार लाए हैं, ठीक, या कोई सरकार लाई, जवाहरलाल जी से आज तक। मुझे ये समझा दो, जो करीब 16-17 करोड़ भूमिहीन मजदूर है, मतलब जो खेतीहर मजदूर है, वो ठंड में मर जाए, लपट में मर जाए, बरगद पर फांसी लगाए चाहे बबूल पर फांसी लगाए, किसी कागज में उसका नाम लिखा है क्या? किसी कागज में नाम लिखा है क्या? उसके बिना हिंदुस्तान की खेती सुधर जाएगी? पंजाब में जो धान की खेती कर रहे हैं लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके लिए तो कुछ कानून बन जाएगा, कुछ मोदी जी बना देंगे, कुछ अमरिंदर सिंह बना देंगे, और सब मिलकर कुछ ना कुछ कर लोगे। समझ आई बात जी? लेकिन जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का मजदूर जाता है वहां, उसके लिए कुछ सोचा है किसी ने? भारत की खेती तो खेतीहर मजदूरों पर चल रही है, उसका मेरुदंड वो है। मुट्ठी भर लोग हैं जो हाथ से खेती करते हैं, मुट्ठी भर लोग। बाकी जो खेत में पसीना बहा रहा है, उसका किसी कागज में नाम नहीं है। हरनाम सिंह, वो गुमनाम ही मर जाएगा, आज इसके खेत में, कल उसके खेत में। और किसानों के नाम पर जो लोग छाती पीटते, क्या कभी किसी ने सोचा कि उनके चिंतन करें? 16-17 करोड़ की आबादी कम नहीं है। किसी कानून में नाम लिखा हो तो मुझे दिखा दो कानून की किताब, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। फसल बीमा योजना, फलानी योजना, ढिकानी योजना, अरे जो किसान जिसके पास खेत है उसी का ना योजना मिलेगी। मैं कह रहा हूं जो 14 लोग उसके यहां काम कर रहे हैं, जुताई की, निराई का, वो किसी योजना में है कि नहीं? वो भारत के नागरिक हैं कि नहीं है? कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक ये सवाल कौंधता है, और आज से नहीं, जवाहरलाल जी के समय से ये सवाल जिंदा है। जिस दिन ऐसे बुनियादी मसलों पर बात होगी, जिस दिन हमारे देश की राजनीति तय करेगी कि ये जो 15, 16, 17 करोड़ लोग हैं, इनको कोई पहचान मिलनी चाहिए, सरकारी योजनाओं के तहत इनको लाया जाना चाहिए, जिस दिन ये तय हो जाएगा कि 300 रुपए किलो धनिया बिकेगी तो किसान को 200 रुपया देना होगा, हमें इसमें ऐतराज नहीं 300 रुपया किलो क्यों बेच रहे हो, ये व्यापार का अपना धंधा है। लेकिन हम इसमें जरूर सरकार का हस्तक्षेप चाहते हैं कि उसमें से 200 रुपया किसान को मिले। जिस दिन ऐसा कर दीजिएगा, मैं उस कानून के पक्ष में ताली बजाऊंगा। उससे पहले ये चेहरा देखी बातें हैं, इनका कोई बहुत अर्थ नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले कोरोना की मार ऐसी पड़ी कि काम धंधा रोजगार सब लड़खड़ाए, और अब महंगाई की मार से दो चार हो रही है आम जनता, और सवाल सिर्फ इतना सा पूछ रही हैं, जाए तो जाए कहाँ।
महापंचायत में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 टीवी के साथ।